नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कल एज 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका शपथ ले ली है और उसी के बाद कई सारी पॉजिटिव और कई सारे नेगेटिव रिस्पॉन्सेज आना शुरू हो गए हैं और कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो काफी ही एक्साइटेड हैं, जिसमें है एक इलॉन मस्क। तो आप में से कई सारे लोगों ने उसका वीडियो देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा और खास करके उसकी जो स्पीच है इलॉन मस्क की, वो स्पीच आपने नहीं देखी तो हमारे चैनल पर हमने शेयर की है। सिर्फ 3 मिनट के आसपास की कुछ स्पीच है, जाकर जरूर देखिएगा इस वीडियो के बाद। तो उसी प्रकार के कई सारे पॉजिटिव और नेगेटिव रिस्पॉन्सेज आए, लेकिन इन सभी के बीच में हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप 2.0 भारत को किस तरह से इन्फ्लुएंस करेगा, किस तरह से प्रभावित करेगा। तो उसी के ऊपर हमने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं, कुछ अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं जिसके ऊपर हमने सोच विचार किया है और आज इस रिपोर्ट के माध्यम से उन चीजों को हम लोग रेट करने वाले हैं कि किस एस्पेक्ट में वो कितना इन्फ्लुएंशियल होने वाला है, पॉजिटिवली एज वेल एज नेगेटिवली। अब ये जो रेटिंग है वो 1 to 5 के बीच में दिया है, जहां पर 2.5 इज न्यूट्रल, 5 इज मोस्ट पॉजिटिव और 1 इज मोस्ट नेगेटिव। तो उसी के ऊपर हम लोग रेटिंग देते जाएंगे। 7 अलग अलग एस्पेक्ट्स ऐसे डिराइव किए हैं हमने। तो आइए शुरू करते हैं पहले एस्पेक्ट से। तो डोनाल्ड ट्रंप खुद एक नेशनलिस्ट है और वो ये चाहता है कि यूएस की जो इकोनॉमी है वो वापस रिवाइव हो। साथ ही में उसके सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज हाल में है वो ना ही इलीगल इमिग्रेंट्स हैं और ना ही कुछ और। उसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज जो इस साल आने वाला है वो है इकोनॉमिक क्राइसिस इन यूएस। तो उसी के चलते वो यूएस इकोनॉमी को वापस रिवाइव करने के लिए कुछ बहुत ही रेडिकल स्टेप्स लेने वाला है, जिसके बारे में उसने कैंपेन स्टार्ट करते ही बात करना शुरू कर दिया था, जिसमें ट्रेड्स और टैरिफ्स की बात उसने कॉन्स्टेंटली की है। अब टैरिफ्स के बारे में उसने बार बार ये कहा है कि जो भी कंट्रीज यूएसए से ज्यादा फ्रेंडली नहीं है उन लोगों के ऊपर वो 100% टैरिफ्स लगाने वाला है। उसमें ब्रिक्स के ज्यादातर नेशंस आ जाते हैं और उसके अलावा और जो भी नेशंस रशिया या चाइना की साइड हैं उन नेशंस के ऊपर भी वो 100% टैरिफ्स लगाने वाला है। तो उसी लिस्ट में भारत भी आ जाता है, जिसके ऊपर भी 100% टैरिफ्स लगने की बात चल रही है। तो भारत से जो भी एक्सपोर्ट होगा यूएसए में, उन चीजों के ऊपर, उन सर्विसेज के ऊपर 100% टैरिफ्स लगाने की बात चल रही है। तो ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। लेकिन इसी के सामने पिछले कुछ समय से यूएसए की चाइना +1 पॉलिसी रही है, इवन ड्यूरिंग द बाइडेन गवर्नमेंट, जो पॉलिसी ट्रंप के गवर्नमेंट में भी कंटिन्यू हो सकती है, क्योंकि ट्रंप चाइना को यूएसए के अगेंस्ट में एक बहुत ही बड़ी थ्रेट मानता है। तो उसी के चलते वो चाइना को काउंटर करने के लिए हर वो रास्ता अपनाएगा जिससे चाइना सबड्यू हो सके, जिससे वो चाइना को दबा सके। तो उसी पॉलिसी में आ जाता है चाइना +1, जहां पर चाइना के साथ एक और इकोनॉमी को खड़ा किया जा सकता है। अब चाइना को काउंटर करने के लिए भारत जितनी बड़ी इकोनॉमी पूरी दुनिया में नहीं है। रशिया कहीं ना कहीं कर सकता है थोड़ा बहुत, कहीं ना कहीं ब्राजील की जनसंख्या है, लेकिन वहां पर जो स्किल्ड लेबर होना चाहिए, जो मैन पावर होना चाहिए, उनकी संख्या कंपैरेटिवली बहुत ही कम है। साथ ही में रशिया को वो काउंटर करने की बात कर रहा है। तो उसी के चलते चाइना +1 पॉलिसी को वो कंटिन्यू कर सकता है, जिसमें भारत को बहुत ही बड़ा बेनिफिट हो सकता है। तो इसी प्रकार से टैरिफ्स में उन चीजों को लेवरेज करके कुछ चीजों के ऊपर टैरिफ्स को कम किया जा सकता है। जो टैरिफ्स वो इंपोज करने वाला है ऑन अदर नेशंस, उसको थोड़ा बहुत भारत की साइड से कम करवाया जा सकता है और चाइना को काउंटर करने के लिए वो यूएसए के साथ हाथ मिला सकता है। तो उसी तरह से टैरिफ्स का और ट्रेड का जो मामला है, वहां पर भले ही ट्रंप अपनी जो सर्विसेज हैं और अपने जो बिजनेसेस हैं उसको यूएसए में रखने की बात कर रहा हो, लेकिन ये जो इंटरनेशनल ट्रेड है वहां पर कहीं ना कहीं इंडिया को बेनिफिट होगा। खास करके जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उसमें कई सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। तो ऐसी कई सारी इंडस्ट्रीज हैं जिसमें भारत को बेनिफिट मिल सकता है। चाइना से कुछ इंडस्ट्रीज निकलकर भारत में भी आ सकती हैं, जिस तरह से हमने आगे भी बताया था। कुछ इंडस्ट्रीज इंडोनेशिया भी जा रही हैं, कुछ साउथ कोरिया भी जा रही हैं, यहाँ तक कि कुछ मैक्सिको भी जा रही हैं। तो इसी प्रकार से चाइना से निकलकर कई सारी इंडस्ट्रीज अलग अलग देशों में जा रही हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। और इंडिया एक बहुत ही बड़ा ल्यूक्रेटिव स्पॉट है हाल में सभी कंपनीज के लिए, क्योंकि जिस तरह से गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज हो रही हैं और कंपनीज के लिए फ्रेंडली हो रही हैं, उसी के चलते उनको यहाँ पर एस्टेब्लिश करना अपने आप को, अपनी कंपनी को, काफी ही आसान होते जा रहा है।
तो उसी के चलते भारत को उसमें कहीं ना कहीं एडवांटेज होगा। लेकिन दूसरी तरफ टैरिफ्स का भी इशू है, तो इन चीजों को कंसिडर करते हुए जहां पर एक नेगेटिव चीज है टैरिफ वाली और पॉजिटिव चीज है चाइना प्लस वन पॉलिसी वाली, उन चीजों को कंबाइन करते हुए यहाँ पर ट्रेड और टैरिफ्स के मामले में हम भारत को प्रभावित करने के लिए जो रेटिंग हम लोग देंगे वो देंगे कहीं ना कहीं 3 के आसपास, क्योंकि वो न्यूट्रल से थोड़ा बहुत पॉजिटिव होता हुआ हम लोगों को इस चाइना प्लस वन पॉलिसी के चलते दिख रहा है। तो इसी प्रकार से ये था पहला एस्पेक्ट ट्रेड एंड टैरिफ्स का, जिसमें भारत को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एडवांटेज मिल रहा हो, इस प्रकार का हमको दिखता है। आइए चलते हैं दूसरे एस्पेक्ट की तरफ। तो काफी लंबे समय से ट्रम्प और इवन इलॉन मस्क जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनके खिलाफ कॉन्स्टेंटली एक्शन लेने की बात कर रहे हैं, और अब वो सत्ता में आ चुके हैं, उनके पास पावर है। तो जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जो कि वहां पर मैक्सिको बॉर्डर से ज्यादातर घुसे हैं, उनके अगेंस्ट में एक्शन लेना वो लोग शुरू करेंगे और उन लोगों को वापस धकेलना शुरू करेंगे, उनको डिपोर्ट करना शुरू करेंगे। अब उसमें कई सारे भारतीय भी हैं पूरे भारत के अलग अलग रीजन्स में से, जिनके पास पैसा था लेकिन स्किल नहीं थी, तो वो लोग पैसा दे देकर मैक्सिको की बॉर्डर के थ्रू इलीगल इमिग्रेंट्स बनकर यूएसए में एंटर हुए हैं। तो ये जो इलीगल इमिग्रेशन के अगेंस्ट ट्रम्प 2.0 में क्रैकडाउन करने वाले हैं ये लोग, उसमें कई सारे भारतीयों को डिपोर्ट कर दिया जाएगा। कई सारे मंदबुद्धि भारतीय वापस आ जाएंगे जिनके पास स्किल नहीं है, जो सिर्फ पैसा देकर यूएसए में घुसे हैं, ऐसे लोगों को वो डिपोर्ट करेंगे। तो उसमें से कई सारे लोग वापस भारत आ सकते हैं। तो भारत में एक बर्डन क्रिएट वापस उन लोगों का हो सकता है। तो ये एक थोड़ा बहुत नेगेटिव एस्पेक्ट है, लेकिन साथ ही में ये चीज भी है कि उसकी जो वीजा पॉलिसी है उसको भी वो लीनियन कर रहा है, खास करके जो स्किल्ड वर्कर्स हैं उन लोगों के लिए, जो पढ़े लिखे हैं, जो एक्सपीरियंस है, उन लोगों के लिए H1B में वो रिलैक्सेशन देने की बात कर रहा है, और साथ ही में जो ग्रीन कार्ड देने की बात है उस प्रोसेस को भी वो स्पीड अप करने की बात कर रहा है। तो उसी के चलते भारत में से ऐसे कई सारे लोग हैं, कई सारे स्किल्ड एम्प्लॉयज हैं, वर्कर्स हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं जो यूएसए जाना चाहते होंगे। तो उन लोगों के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन के निकलेगी। तो भारत में से ब्रेन ड्रेन बढ़ सकता है। तो ये जो पर्टिकुलर इमिग्रेशन पॉलिसी और वीजा पॉलिसी है, जिसमें वो चेंजेस करने की बात कॉन्स्टेंटली अपने कैंपेन की शुरुआत से ही करते आया है और करने वाला है, उसके चलते हमको ये लगता है कि ये भारत को कहीं ना कहीं नेगेटिवली इफेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पर हम उसको देंगे कहीं ना कहीं 1.5 और 2 के बीच में, जहां पर नेगेटिव इन्फ्लुएंस थोड़ा ज्यादा रहेगा, नेगेटिव प्रभाव थोड़ा ज्यादा रहेगा। अब आते हैं तीसरे एस्पेक्ट पर। अब ये जो तीसरा एस्पेक्ट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये है डिफेंस और मिलिट्री कोऑपरेशन को लेकर। डिफेंस और मिलिट्री कोऑपरेशन में अगर बात करें तो ट्रम्प के लिए जो यूएसए के दो बड़े एनिमीज हैं उसमें से एक है चाइना, जैसे कि हमने आगे भी बताया था। तो चाइना को काउंटर करने के लिए उसको एक साथी की जरूरत है जो यहाँ पर भारत बनकर आ सकता है। साथ ही में नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रम्प की जो दोस्ती है उसके चलते भी जो कोऑपरेशन है, डिफेंस कोऑपरेशन है, मिलिट्री कोऑपरेशन है, वो और भी एनहांस होगा, वो और भी बेहतर होगा। इस तरह से हमको यहाँ पर दिखाई पड़ता है। प्लस चाइना को काउंटर करने के लिए भी ये उसका यूज करेगा। ऑन दी अदर साइड पाकिस्तान में जो एक आतंकवाद का पूरा माहौल खड़ा हुआ है उसको काउंटर करने के लिए भी भारत सक्षम है। तो वो भारत को कहीं ना कहीं बैकएंड से सपोर्ट दे सकता है, ऐसा हमको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। बिकॉज ही इज ऑल्सो अगेंस्ट टेररिज्म, अगेंस्ट रेडिकलिज्म। तो वो पाकिस्तान के अगेंस्ट में भारत को सपोर्ट कर सकता है। तो हो सकता है कि ये जो डिफेंस और मिलिट्री कोऑपरेशन का मामला है उसमें कहीं ना कहीं भारत के लिए ट्रम्प 2.0 पॉजिटिव न्यूज लेकर आए और भारत और यूएसए साथ में मिलकर इंडो पैसिफिक का जो रीजन है उसकी सिक्योरिटी को और भी स्ट्रेंथन करने के लिए और चाइना को काउंटर करने के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिफेंस लाइन प्रोड्यूस करे, ये भी कहीं ना कहीं हमको देखने को मिल रहा है। तो इसी के चलते हम ये मानते हैं कि डिफेंस और मिलिट्री कोऑपरेशन के मामले में कहीं ना कहीं भारत को एडवांटेज होने वाला है। तो उसके लिए हम लोग देंगे भारत पर जो प्रभाव है ट्रम्प 2.0 का उसको अराउंड 4, क्योंकि हमको ये काफी ही पॉजिटिव लगता है। नेगेटिव संभवतः कहीं ना कहीं यहाँ चिटपुट सी चीजें निकल कर आए, जहां पर वो मणिपुर वाला जो इश्यू है उसको कहीं ना कहीं वो ज्वलंत रखे, उसको ज्यादा टच ना करे, क्योंकि वो डायरेक्टली यूएसए को अफेक्ट नहीं करता है। लेकिन उसके सामने खालिस्तान वाली जो मैटर है उसको वो काउंटर करने में भारत को सपोर्ट करे। रीजन बीइंग खालिस्तान वाले
यूएसए और कनाडा में बैठे हैं, एंड नाउ वी हैव स्टार्टेड टू टर्म देम एज अमेरिकन टेररिस्ट, कनेडियन टेररिस्ट। सो उसी के चलते जो यूएसए का नाम है वो डिमीन होते जा रहा है। तो उसको सेव करने के लिए, जो कि उसका प्राइमरी पर्पस है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, यूएसए को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये जो आतंकवादी तत्व वहां पर बैठे हैं, जो उग्रवादी खालिस्तानी वहां पर बैठे हैं, उनको वो भारत के हवाले कर दे या फिर उनको वहीं पर सजा दे, उनको वहीं पर दबा दे, इस प्रकार का भी हमको देखने को मिल रहा है। तो उसी के चलते हम ये जो डिफेंस और मिलिट्री कोऑपरेशन वाला मामला है उसमें कहीं ना कहीं पॉजिटिव डेवलपमेंट देखते हैं आने वाले समय में भारत और यूएसए के बीच में। तो उसी के चलते हम लोग यहाँ पर देंगे 4 आउट ऑफ 5 रेटिंग। चलते हैं चौथे एस्पेक्ट के ऊपर। तो ये जो चौथा एस्पेक्ट है जो हमने डिराइव किया है वो है इकोनॉमिक पॉलिसीज और एफडीआई को लेकर। अब भारत में कॉन्स्टेंटली एफडीआई का इनफ्लो जो है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का जो इनफ्लो है, उसको बढ़ाने के लिए भारत की सरकार कॉन्स्टेंटली कार्यरत है, जिससे भारत की इकोनॉमी को एक कांस्टेंट बूस्ट मिलता रहे और उसमें जो बढ़ोतरी करने का प्लानिंग कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी और उनकी टीम, वो बढ़ोतरी हो सके। लेकिन जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप उसकी इकोनॉमी को बेटर करने के लिए, जो फाइनेंशियल क्राइसिस होने वाले हैं उसको काउंटर करने के लिए जिस तरह की पॉलिसीज लेकर आने वाला है, जिस तरह की पॉलिसीज प्लान कर रहा है और जिस तरह के स्टेप्स लेना उसने ऑलरेडी शुरू कर दिया है, जहां पर यूएस एड के जरिए जो भी पैसा बाहर जाता है उसके ऊपर पहले ही दिन उसने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर देकर 90 दिन के लिए पॉज लगा दिया है उसको इवेल्युएट करने के लिए। तो उसी के चलते एफडीआई में कहीं ना कहीं कमी आ सकती है, ऐसा हम लोग को दिखाई पड़ रहा है, जिसके चलते भारत में जो इनफ्लो है वो कहीं ना कहीं कम हो सकता है। लेकिन और भी कंट्रीज हैं जहां से ये इन्फ्लो आ सकता है, तो भारत के लिए एक काउंटर बैलेंस क्रिएट हो सकता है। लेकिन फिर भी यूएसए से बहुत ही बड़ा अमाउंट भारत में कॉन्स्टेंटली आ रहा था, तो उसी के चलते ट्रम्प की इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से भारत को कहीं ना कहीं थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट होगा, जिसके चलते ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है उसमें हम लोग देते हैं कहीं ना कहीं 2 आउट ऑफ 5। अब चलते हैं पांचवें एस्पेक्ट के ऊपर। अब ये जो पांचवा एस्पेक्ट है वो है एनर्जी और क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड। एनर्जी के सेक्टर में ट्रम्प की जो पॉलिसी है, उसका जो विजन है वो बहुत ही क्लियर है कि वो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज के ऊपर ज्यादा रिलाई करता है, जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उसमें भी खास करके उसके ऊपर ज्यादा रिलाई करना चाहता है, वो जो इंडस्ट्रीज हैं उसको रिवाइव करना चाहता है खास करके यूएसए में। तो उसी के चलते वहां पर फ्रैकिंग शुरू की जाएगी और साथ ही में लैटिन अमेरिका में जो भी कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर फ्रैकिंग होती है, यानी कि तेल निकाला जाता है जो कि यूएसए के कंट्रोल में रहती है, उनको भी और भी तेज किया जाएगा, ऐसा हमको दिखाई पड़ता है। साथ ही में वहां पर एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए माइनिंग को भी अग्रेसिवली बढ़ाया जाएगा। तो एनर्जी सेक्टर में वो एक बहुत ही बड़ा एडवांसमेंट करने जा रहा है यूएसए में भी, और यूएसए में भी ऑयल रिजर्व्स हैं तो उसको भी एक्सट्रैक्ट करके यूएस इकोनॉमी को वापस रिवाइव करने के लिए जो भी स्टेप्स उठाने पड़े वो उठाएगा। लेकिन यहाँ पर भारत रशियन ऑयल को रिफाइन करके यूरोप का सबसे बड़ा सेलर बन गया है, तो उसी के चलते हो सकता है कि ट्रम्प भारत के साथ मिलकर ये जो ऑयल प्राइसेस हैं और रशियन ऑयल पर जो डिपेंडेंसी है उसको कम करने के लिए भारत के साथ लेवरेज यूज करके भारत को कहीं ना कहीं यूएस प्रोड्यूस ऑयल बेचे और उसके थ्रू वो यूरोप में सेल हो, या फिर डायरेक्टली वो एक अन्य कंट्री खड़ी करे जिसके थ्रू जो रिफाइंड ऑयल है वो यूरोप में और अन्य जगहों पर सेल हो। तो इसी प्रकार से दोनों ही पार्ट्स हैं। एक तरफ है रशिया को काउंटर करने के लिए यूएस इंडिया का यूज करे, इंडिया के साथ लेवरेज को यूज करके भारत के साथ डील करे ऑयल सेल करने के लिए, या फिर वो दूसरा कंट्री खड़ा करे भारत के अगेंस्ट में, भारत को चैलेंज करते हुए, और एनर्जी सेक्टर में भारत जो रिफाइंड ऑयल सेल कर रहा है उसको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चैलेंज फेस करनी पड़े। तो ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है एनर्जी और क्लाइमेट चेंज वाला, उसमें भी खास करके एनर्जी वाला जो एस्पेक्ट है उसमें कहीं ना कहीं दोनों तरफ से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चीजें हैं। तो हो सकता है ये कहीं ना कहीं 2.5 के बीच में अटका रहे। लेकिन बात करें अगर क्लाइमेट चेंज की, तो उसके बारे में ये ट्रम्प जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है। ही डजंट इवन बिलीव इन क्लाइमेट चेंज। तो नरेंद्र मोदी जी की क्लाइमेट चेंज को लेकर जो भी पॉलिसीज है उसके ऊपर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, तो उसी के चलते उसको न्यूट्रल रखते हैं। और जो एनर्जी सेक्टर में भारत जो एक रिफाइंड ऑयल सेल करने के लिए एक बड़ा प्लेयर बन के आया है उसको चैलेंज करने के लिए वहां से एक दूसरा चैलेंजर खड़ा करे, ऐसा हम लोगों को दिखाई पड़ रहा है। और साथ ही में दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि वो भारत को ही सपोर्ट करे। तो इसके लिए यहाँ पर हम लोग ये जो एनर्जी और क्लाइमेट चेंज वाला एस्पेक्ट है उसमें कहीं ना कहीं न्यूट्रल रहते हुए यहाँ पर 2.5 आउट ऑफ 5 रेटिंग देते हैं, जिसमें भारत को ज्यादा मुश्किलें नहीं आएंगी। तो इसी के चलते ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट को 2.5 देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट एस्पेक्ट के ऊपर।
तो छठा एस्पेक्ट जो है वो है टेक्नोलॉजी को लेकर। अब इसमें स्पेसिफिकली अगर बात करें आईटी सेक्टर की, तो कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि भारत में जो आईटी सेक्टर है उसको बहुत ही बड़ा नुकसान होने वाला है। लेकिन अगर बात करें टेक्नोलॉजी एज अ होल की, तो टेक्नोलॉजी में सॉफ्टवेयर एज वेल एज हार्डवेयर पार्ट आता है। अब सॉफ्टवेयर में कहीं ना कहीं सिलिकॉन वैली बहुत ही आगे है, भारत उसके समकक्ष नहीं आ सकता है। साथ ही में जो बीपीओ कल्चर एक चला था, जहां पर बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग किया जाता था, वहां से कंपनियां जॉब वर्क यहाँ पर इंडस्ट्रीज को दे देती थी, यहाँ पर कंपनीज को दे देती थी, उसमें थोड़ी बहुत कमी आ सकती है, क्योंकि ट्रम्प की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है उसके चलते पिछली बार भी उसने यही किया था कि जो भी बीपीओ थे उनके ऊपर प्रहार किया था, ताकि वो जॉब्स वापस यूएसए में ले जाई जा सके और यूएसए में एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया जा सके। तो उसी प्रकार की एक्टिविटीज यहाँ फिर से इस बार भी की जाएंगी, ऐसा हमको मालूम पड़ता है, उसने जो पिछली बार किया था उसके चलते। तो हो सकता है कि जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है वहां पर भारत को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नुकसान हो, लेकिन उसके सामने जो हार्डवेयर इंडस्ट्री है, जहां पर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को मैन्युफैक्चर करने को लेकर हो या फिर उस प्रकार की कोई भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को लेकर हो, खास करके हार्डवेयर में, उसमें भारत को एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज मिल सकता है। रीजन बीइंग भारत में मैन पावर है, साथ ही में जो मैन पावर है वो स्किल्ड है। तो उसी के चलते भारत में एक प्लेटफॉर्म ऑलरेडी तैयार है, जिसका यूज करके ट्रम्प चाइना प्लस वन पॉलिसी के चलते चाइना में से कई सारी कंपनीज को बाहर निकलकर दूसरी कंट्रीज में शिफ्ट करने के लिए कंपल्शन डाल सकता है, जिसमें भारत में भी कुछ कंपनीज आकर एस्टैब्लिश हो सकती हैं। तो इसी प्रकार से भारत में हार्डवेयर साइड में थोड़ा पॉजिटिव दिख रहा है डेवलपमेंट, लेकिन सॉफ्टवेयर साइड में भारत को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नुकसान होगा। लेकिन एज अ होल अगर हम देखें तो भारत के लिए ये थोड़ा पॉजिटिव साइड पर ज्यादा रहेगा, बिकॉज दे कैन नॉट टेक एंटायर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री आउट ऑफ इंडिया। कुछ ना कुछ जॉब वर्क यहाँ पर आएगा ही आएगा, बिकॉज ऑफ द कॉस्ट एंड स्किल लेबर दैट इज अवेलेबल ओवर हियर। तो उसी के चलते हम लोग यहाँ पर कहीं ना कहीं 3 आउट ऑफ 5 स्टार देंगे टेक्नोलॉजी के मामले में। और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है उसमें भी खास करके जो हार्डवेयर डेवलपमेंट है और हार्डवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी इंडस्ट्रीज हैं, जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन लोगों को आने वाले समय में इसका पॉजिटिव इफेक्ट होगा, ऐसा हमको दिखाई पड़ता है। तो इसी के चलते हम लोग 3 आउट ऑफ 5 रेटिंग दे रहे हैं ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी वाले एस्पेक्ट में। बात करें आखिरी एस्पेक्ट की, सबसे बड़े एस्पेक्ट की, जियोपॉलिटिकल प्लेग्राउंड में भारत और यूएसए के बीच में जो गेम्स खेले जाएंगे उसको लेकर। तो सातवां और लास्ट एस्पेक्ट, जैसे कि हमने बताया, जियोपॉलिटिकल गेम्स को लेकर है, जहां पर मोदी जी बहुत ही अच्छी तरह से जियोपॉलिटिकल गेम्स खेल रहे हैं और भारत को हर जगह पर पॉजिटिव लाइट में पेंट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और सभी जो मिनिस्ट्रीज हैं, सभी जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, जो जो भी बाहर की किसी भी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है या कंट्री से जुड़ा हुआ है, वो लोग भी भारत को पॉजिटिवली पोर्ट्रे करने की कॉन्स्टेंटली कोशिश कर रहे हैं। प्लस भारत के लोग भी उस तरह का रिजल्ट प्रोड्यूस करके दे रहे हैं। तो उसी के चलते भारत के पास जियोपॉलिटिक्स में एक एडवांटेज है, लेकिन उसके सामने ट्रम्प का जो इफेक्ट है और उसके पास जो यूएसए की स्ट्रेंथ है, चाहे यूएसए के ट्रेजरी की स्ट्रेंथ ले लीजिए, चाहे उसकी मिलिट्री की स्ट्रेंथ ले लीजिए, तो उसी के चलते उसके पास एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज ऑलरेडी मौजूद है, जिसका वो 100% यूज करेगा। भूलिए मत, डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन है और सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। तो उसी के चलते उसके पास जो भी लेवरेजेस होंगे उसका वो बहुत ही भली भांति उपयोग करेगा और अपना जो इन्फ्लुएंस है, जिसका यूज करके उसने पिछली बार अब्राहम अकॉर्ड्स करवाए थे और रशिया यूक्रेन वॉर को भी होने से रुकवाया था, डिले करवाया था, वही चीज वो यहाँ पर फिर से एक बार कर सकता है। तो उसी के चलते उसका जो प्रभाव है वो कंपैरेटिवली बढ़ सकता है और भारत को उससे थोड़ा बहुत नेगेटिव इफेक्ट जरूर होगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी जी की जो दोस्ती है उसके चलते और अलग अलग अरीनास में जो यूएसए और इंडिया एक साथ मिलकर काम करते हैं, उसके चलते इंडिया को एक एडवांटेज मिल सकता है। प्लस रशिया और चाइना को काउंटर करने के लिए यूएसए इंडिया की हेल्प ले सकता है, इंडिया को अपने इन्फ्लुएंस में लेने की कोशिश कर सकता है। तो उसी के चलते इंडिया के पास और भी लेवरेज होगी और भी एडवांटेज होगा। तो उसी के चलते भारत को थोड़ा बहुत एडवांटेज मिलता हुआ दिख रहा है। साथ ही में नरेंद्र मोदी जी की भी जो एक्टिविटीज हैं उसके चलते भारत को ऑलरेडी एडवांटेज मिलता हुआ हम लोग देख रहे हैं। तो ये जो जियोपॉलिटिकल गेम्स खेली जाएंगी, जिसमें डीप स्टेट भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करेगा, ये जो ऑलरेडी उसने करना शुरू कर दिया है, छोटी बड़ी करके तकरीबन 190 कंट्रीज हैं पूरी दुनिया में, जिसमें से जिस कंट्री में भी वो अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकता है वो करेगा।
डीप स्टेट यानी कि जो भी लेफ्टिस्ट हैं, लिब्रांड हुए और सोरोस जैसे जो मौर्य हैं, वो लोग अलग अलग जगहों पर कॉन्स्टेंटली कियोस्क क्रिएट करके अपना इन्फ्लुएंस फियर बड़ा करने की कोशिश करेंगे, जिसमें उन लोगों ने कल ऑलरेडी जॉर्जिया में कर दिया है। जहां पर जॉर्जिया में प्रोटेस्ट उन लोगों ने कर दिए थे। अगर आप ट्विटर पर जाकर या गूगल पर जाकर जॉर्जिया प्रोटेस्ट सर्च करेंगे तो कल की ही न्यूज निकल कर आएंगी। तो जॉर्जिया में जो फॉरेन लॉ एक्ट पास किया गया है उसके अगेंस्ट में फिर से यूएसए के झंडे के नीचे कई सारे लोगों ने जॉर्जिया की गवर्नमेंट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया था। अब रीजन बीइंग कि वहां पर यूएसए की बायो लैब है, तो उस बायो लैब को भी अपना पूरा ही ब्यौरा देना पड़ेगा कि कहां से पैसा आ रहा है और किस लिए आ रहा है और उसका क्या हो रहा है। उसका ब्यौरा गवर्नमेंट को, जॉर्जिया की गवर्नमेंट को देना होगा। जो वहां के लोग, यूएसए के लोग और ये जो डीप स्टेट के मौरे हैं, वो लोग नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो। तो उसी के अगेंस्ट में जॉर्जिया में पिछले काफी लंबे समय से कॉन्स्टेंटली प्रोटेस्ट हो रहे हैं। उसी प्रकार के प्रोटेस्ट अलग अलग जगह पर हम लोगों को देखने को मिलेंगे। तो डीप स्टेट का इन्फ्लुएंस कॉन्स्टेंटली रहेगा और उसको काउंटर करने के लिए भी ट्रम्प को भारत का यूज करना पड़ेगा, भारत की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो वहां पर भारत के लिए एक एडवांटेज फिर से क्रिएट हो सकता है। तो उसी के चलते भारत के लिए जियोपॉलिटिकल अरीना में एक पॉजिटिव न्यूज निकल कर आ रही है, लेकिन वो उतनी पॉजिटिव नहीं होगी। इसलिए हम लोग इसको यहाँ पर कहीं ना कहीं 3.5 से 4 के बीच में रेटिंग देते हैं आउट ऑफ 5। तो इसी प्रकार से अलग अलग 7 एस्पेक्ट्स हैं जिसके ऊपर हमने बात की और हर एक एस्पेक्ट को अलग अलग रेटिंग हमने दी है। हमने जो ऑब्जर्वेशन अभी तक किया है और उसके ऊपर से जो एनालिसिस हम लोग कर पा रहे हैं उसी के चलते। तो आपको ये खबर कैसी लगी ये हमारे साथ कमेंट में जरूर साझा करें। इसके अलावा कोई एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जो छूट जा रहे हैं वो हमको कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही में वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको इस प्रकार के एनालिसिस मिलते रहे। और क्यूआर कोड दिया है तो सपोर्ट करना ना भूलें ताकि हम लोग विदाउट एनी हर्डल्स कॉन्स्टेंटली ऐसी खबरें लाते रहें। अगर आपको पूरी दुनिया में यूएसए की बायोलैब्स कहाँ कहाँ पर है उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए भी हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।